वेलकम टू मलुका आईएएस। आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज को रन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक पॉलिटी के बाद इकोनॉमी के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। इकोनॉमी में शुरुआत के 2 लेक्चर में हम लोगों ने बहुत बेसिक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है, जिसमें जीडीपी को लेकर क्या अवधारणा है ना, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ठीक है, राष्ट्रीय आय से जुड़ी जो अवधारणाएं हैं उनको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है। दूसरी वीडियो में हम लोगों ने प्लानिंग से रिलेटेड चीजों को देखा है ना, नियोजन से जुड़े यूपीएससी किस तरह के सवाल पूछ रहा है प्रीलिम्स में, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। आज जो तीसरी वीडियो है इसमें हम लोग फोकस करने वाले हैं इन्फ्लेशन पर, क्योंकि देखिए यूपीएससी में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला टॉपिक है ये, है ना। लगातार हर बार अगर आप लोग देखेंगे तो इससे 2 से 3 सवाल हर बार यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में पहले इसको समझ लो। इसको लेकर हो सकता है हम लोग 2 वीडियो में करें, क्योंकि इसको लेकर सवाल ज्यादा बन रहे हैं, है ना, तो बहुत अच्छे से समझेंगे मनी सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट भी। बट पहले सिंपल भाषा में समझो, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। बिल्कुल लेमन टर्म में आप इस चीज को समझो कि और ये महंगाई क्यों आती है ना। वैसे तो इसके कई कारण हैं, बट जनरली क्या होता है, डिमांड और सप्लाई के बीच में जब मिसमैच हो जाता है ना, तब इसको बोलते हैं, उसकी वजह से आने की संभावना इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो वैसे तो इसके हम लोग और कारण भी देखेंगे कि इन्फ्लेशन किस वजह से आती है, किस कारण से इन्फ्लेशन आता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखो भाई, बट आप समझ गए ना कि महंगाई का बढ़ जाना किसी भी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन का मुद्रास्फीति का सूचक है ना। अगर मान लीजिए किसी भी वस्तु की जो आप सोचिए कीमत बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं महंगाई, है ना, मुद्रास्फीति इंक्रीज होती है। अब ये किस किस कारण से इंक्रीज होती है, पहले तो आप ये देखो, इन्फ्लेशन किसी भी अर्थव्यवस्था में किस वजह से आती है। एक तो मैंने आप लोगों को बताया, एक होती है मांग जनित मुद्रास्फीति, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं उसको समझ लीजिए। देखिए मैंने बहुत सिंपल सी बात आप लोगों को बताई, जब सप्लाई और कहीं ना कहीं पर डिमांड के बीच में मिसमैच हो जाता है ना, असंतुलन हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तब कहीं ना कहीं पर इस तरह की जो है मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। कैसे, अब देखिए सप्लाई ज्यादा है ना, तो अगर आप देखेंगे तो मांग की पूर्ति हो रही है, उससे कहीं ना कहीं पर मूल्य कम हो जाएगा कीमतों का। बट मांग ज्यादा हो गई है, डिमांड ज्यादा हो गई है, बट जो है सप्लाई उसकी तुलना में उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। सप्लाई कम है बट डिमांड ज्यादा हो गई है, तो इससे क्या हो जाएगा, मांग जनित इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। आप सोच के देखिए ना, किसी चीज की, जैसे मान लीजिए हम लोग जनरली सब्जियों को लेकर देखते हैं, छोटी से छोटी वस्तु की जिसकी मांग अगर ज्यादा है और सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है, तो उसकी कहीं ना कहीं पर कीमत बढ़ जाती है। पहला कारण आप लोग समझ गए कि मांग, अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है किसी इकोनॉमी में, तो उससे बढ़ने वाली मुद्रास्फीति को मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा कारण क्या हो सकता है भाई, लागत जनित, ठीक है। लागत जनित मतलब अपने आप में ही कॉस्ट बढ़ जाए उसकी। अब लागत किसी कई भी कारणों से बढ़ सकती है ना, जैसे मान लीजिए आपको पता है रॉ मटेरियल महंगा हो गया हो, है ना, बहुत सारी चीजें और फैक्टर भी मैटर करते हैं, जिसकी वजह से उस उत्पादन की, उस उत्पाद जो तैयार हो रहा है प्रोडक्ट, उसकी अगर लागत कॉस्ट बढ़ जाती है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि उसको बोलते हैं लागत जनित जो मुद्रास्फीति है। कॉस्ट बढ़ गई तो अपने आप वो चीज महंगी हो जाएगी। उसके अलावा कौन से कारण हो सकते हैं, ये 2 तो भैया मेन कारण है। इसके अलावा देखो, एक अवसंरचनागत भी हो सकता है, संरचनागत, ठीक है। स्ट्रक्चरल जो इन्फ्लेशन होती है वो क्या होता है, जनरली सोच के देखो, जब कई बार क्या होता है कि अवसंरचना बेहतर नहीं होती है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नीडेड होते हैं इकोनॉमी में, उनकी वजह से अगर कोई वस्तु महंगी हो जाती है, जैसे कृषि से कोई चीज जा रही है, कृषि क्षेत्र से लेकर वो तैयार होने के लिए जा रही है, मार्केट में, बाजार में जा रही है, और उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड अच्छा नहीं है, या बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, तो होगा क्या, बहुत अच्छे साधन इस्तेमाल करने पड़ेंगे तभी जाकर वहां पर पहुंच पाएगा वो, और वहां पर जाती जाती मान लीजिए बहुत सस्ती चीज है ना, वो भी बाजार में जाकर बहुत महंगी बिकती है। तो उसकी वजह से एक कारण संरचनागत भी हो सकता है, स्ट्रक्चरल जो है वो भी इन्फ्लेशन इसमें इंक्लूड की जाएगी। उसके अलावा कौन सी चीजें हैं, 2 अगर आप लोग देख लो, एक तो मौद्रिक नीति, ठीक है, मौद्रिक नीति की वजह से भी इन्फ्लेशन में उतार चढ़ाव हो सकता है कि नहीं। अगर आरबीआई अपनी तरफ से मनी सप्लाई को कम कर दे, है ना, तो मुद्रास्फीति कम हो जाएगी, और आरबीआई अपनी तरफ से मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, तो उससे भी तो इन्फ्लेशन आ जाती है।
बाजार में एक चीज आप बहुत सिद्धांत समझ लो भाई, जब बाजार में पैसा आएगा, चाहे वो किसी भी कारण से आ रहा हो, तो बाजार में महंगाई बढ़ेगी। कारण, क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा है। लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, और ज्यादा खरीदारी करेंगे तो मांग क्रिएट हो जाएगी, और मांग सृजित होने से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी, है ना। बहुत सिंपल सा फंडा है। दूसरा, जो पांचवा एक लास्ट कारण देख लो, राजकोषीय नीति। अब सोचिए, सरकार ने राजकोषीय नीति का विस्तार कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया, मतलब टैक्स में छूट दे दी, कर वगैरह में छूट दे दी, तो फिर वो जो पैसा लोगों के पास बचा है उससे भी तो लोग खरीदारी करेंगी, फिर से डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो ये सब जो कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन मार्केट में, बाजार में होती है। ठीक है, कारण आप लोग समझ लिए, क्योंकि देखिए 2-3 तो पता होते हैं, बाकी 2 नहीं पता होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, इन कारणों से भी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। अब देखिए भाई, 2 टर्म है जिसको लेकर यूपीएससी बार बार सवाल पूछता है। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, है ना, और दूसरा जो है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना। अब इसके अंदर अंतर जो है वो यूपीएससी ने बार बार पूछा है। पहला अंतर देख लो, एक तो इसमें क्या है, उत्पादक के स्तर पर महंगाई को मापा जाता है ना, उत्पादक के स्तर पर महंगाई को मापा जाता है, और इसमें क्या है, उपभोक्ता के स्तर पर, कंज्यूमर नाम में ही है ना, उपभोक्ता के स्तर पर महंगाई को मापा जाता है। दोनों महंगाई के मापक हैं, है ना। इसमें उत्पादक के स्तर पर कर रहे हैं, जो आप देखोगे जनरली आप थोक स्तर पर महंगाई को मापा जाता है, बट यहां पर आप देखोगे तो कंज्यूमर के स्तर पर। दूसरी चीज, इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें सेवाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरी चीज यह है कि इसमें सेवाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तीसरा यहां पर डिफरेंस देखिए कि इसमें जो विनिर्मित उत्पाद है ना, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड हैं, उन पर ज्यादा फोकस किया जाता है, बट यहां पर देखोगे तो जो आप कहीं ना कहीं पर खाद्य जनित चीजें हैं, है ना, इस तरह की चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है, जो उपभोक्ता के स्तर पर ध्यान दी जाती है। देखो, जो सीपीआई की बास्केट है ना, उसमें खाद्य वस्तुएं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ डिफरेंस हैं, आप लोग समझ लो। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बता देता हूं। उत्पादक एक बड़े स्तर पर अगर आप महंगाई को जब नाप रहे हो ना, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, ठीक है, होलसेल स्तर पर। और यहां पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पर आपको दिखेगा कंज्यूमर के स्तर पर, अगर आप इसको माप रहे हो तो आपको दिख जाएगा महंगाई। और आरबीआई आजकल सीपीआई को मानक के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ये यूपीएससी ने सवाल प्रीलिम्स में 3-4 अंतरों को लेकर पूछा था, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इन्फ्लेशन को लेकर 2-4 चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख ली। अब आप एक चीज देखिए भाई, एक कॉन्सेप्ट है जीडीपी डिफ्लेटर का। ठीक है, मेन जो है, एक तो पता तो देखो, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, नॉमिनल जीडीपी मतलब, और यहां पर आप देखोगे तो रियल जीडीपी आपको दिखेगी। ठीक है, ये सिंपल सा फार्मूला आप लोग देखते होंगे। ये भी कीमत को मापने का ही, प्राइस लेवल को मापने का ही एक मानक है, अगर आप लोग देखेंगे। बट यहां पे इसमें और सीपीआई में डिफरेंस क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसमें क्या है, ये भी अगर आप, मैं पहला सवाल तो यूपीएससी ये बन सकता है कि क्या ये किस चीज का माप है, महंगाई मापने का। सिंपल सा जो क्वेश्चन बनेगा इसमें, वो तो पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। अब नॉमिनल जीडीपी क्या है या रियल जीडीपी क्या है, ये आपको पता होगा। बेस प्राइस पे लेकर जब हम वस्तुओं के देखते हैं, चीजें उत्पादन के स्तर को देखते हैं, तब उसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी। और मार्केट प्राइस पर अगर चीजें देखते हैं तो उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, जिसमें इन्फ्लेशन का लेवल इंक्लूड होता है ना, इन्फ्लेशन का स्तर जिसमें इंक्लूड होता है। अब सोचिए भाई, जो जीडीपी डिफ्लेटर है, ठीक है, ये भी महंगाई को माप रहा है और सीपीआई भी महंगाई को माप रहा है, तो दोनों में अंतर, जो सवाल यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच, क्योंकि डब्ल्यूपीआई सीपीआई के बीच में तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है ना, फिर से ना पूछे, मैंने क्लियर कर दिया है। अब यहां पर इसको लेकर देख लेते हैं कि इनमें और इसमें क्या क्या अंतर है। देखो भाई, जो कंज्यूमर, मैंने आप लोगों को बताया कि उपभोक्ता के स्तर पर महंगाई को मापता है, ठीक है, उपभोक्ता के स्तर पर महंगाई को मापता है। बट इधर आप लोग देखोगे ना, तो पूरे किसी देश में समग्र तौर पर, होलिस्टिक स्तर पर, समग्र तौर पर किसी वस्तुओं और सेवाओं की क्या कीमत होगी, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि, जो उनका जो प्राइस इंक्रीज है, उसके स्तर को मापने का काम कौन करता है, जीडीपी डिफ्लेटर। डिफरेंस यह है, इसमें समग्र माप है, ठीक है, और इसमें क्या है, कंज्यूमर उपभोक्ता के स्तर की माप है।
डिफरेंस समझ गए? एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, जैसे इसरो ने मान लीजिए सैटेलाइट बनाया है ना, उस सैटेलाइट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वो भारत में प्रोड्यूस किया जा रहा है ना, भारत में प्रोड्यूस किया जा रहा है, बट क्या उसको इस्तेमाल कंज्यूमर कर रहा है क्या? उसका नहीं कर रहा है, तो उसको यहां पर तो उसका इन्वॉल्व करेंगे, उसके बारे में महंगाई जानने का प्रयास करेंगे, कितनी कीमत बढ़ गई है, बट यहां पर उसका कोई रेलिवेंस नहीं है। ठीक है, यहां पर उसका कोई रेलिवेंस नहीं है। एक और एग्जांपल यहां पर समझ लो ताकि क्लियर हो जाए एकदम, जीडीपी डिफलेटर और आपका जो है सीपीआई है। अब देखिए इसमें सीपीआई में जब हम आपको पता है कि भारत बहुत सारा खाद्य जो आपका तेल है, पेट्रोलियम वगैरह है, आयात करता है, तो पेट्रोलियम की चीजों को इन्वॉल्व करते हैं सीपीआई में, कीमतें कई बार पता लग जाती हैं। बट यहां पर अगर आप देखेंगे जीडीपी, क्योंकि हम भारत में ज्यादा उत्पादन नहीं कर रहे हैं पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर, है ना, भारत में ज्यादातर हम लोग आयात करते हैं चीजें, यहां से हम लोग उत्पादन नहीं करते हैं, तो हम उसको जीडीपी डिफलेक्टर में, क्योंकि वो भारत में नहीं किया जा रहा है ना, तो उसको इग्नोर किया जा रहा है होलिस्टिक स्तर पर, है ना। तो कंज्यूमर के लिए वो उपयोगी है क्योंकि उससे महंगाई उसकी बढ़ रही है। तो तीनों में हम लोगों ने बहुत डिफरेंस अच्छे से समझ लिया है। तो आज की वीडियो में जितने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखे हैं, ये महंगाई को लेकर हम लोगों ने देख लिए हैं, इन्फ्लेशन के स्तर को। अगली वीडियो में इन्फ्लेशन कैरी ऑन रहेगा क्योंकि इससे जुड़ी कुछ अवधारणाएं और भी हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।